गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम फोटोसिंथेसिस में कंप्लीट करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। और हम इसमें ही पढ़ेंगे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसके बेसिस पर हम स्टडी करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर कैसे फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं ब्लैकमैन्स लॉ की। तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर साइंटिस्ट जो है वो ब्लैकमैन है, जिन्होंने कब दिया था 1905 में दिया था। अब उन्होंने क्या बताया इस लॉ में, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, क्या बताया उन्होंने, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस है जो अफेक्टेड किसके थ्रू होती है, मोर देन वन फैक्टर से, यानी एक से ज़्यादा फैक्टर से कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस अगर अफेक्टेड होती है तो उसकी रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं डिटरमाइन? बोला द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू, उस फैक्टर से कर सकते हैं जो अपने नियरेस्ट वैल्यू में क्या हो, मिनिमम वैल्यू में क्या हो प्रेजेंट हो, या नियरेस्ट किसके होता है, अपने मिनिमम वैल्यू के होता है। ठीक है, और बोला है कि यही फैक्टर जो है अगर उस वो क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है बायोकेमिकल प्रोसेस को, अगर उसकी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो क्या बताया कि अगर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस जो अफेक्ट किसके थ्रू हो रहा है, मोर देन वन फैक्टर के थ्रू हो रहा है, तो हम उसकी रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं किसके थ्रू, उस फैक्टर के थ्रू जो क्या हो अपने नियरेस्ट मिनिमम वैल्यू के क्या होता है, बिल्कुल पास में होता है। और क्या बोल सकते हैं कि यही फैक्टर है जो किसको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, उस बायोकेमिकल प्रोसेस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, अगर उसकी क्वांटिटी क्या करें, हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो जैसे कोई प्लांट है जिसमें क्या प्रेजेंट है, ग्रीन लीफ प्रेजेंट है, साथ साथ बात करें इसमें ऑप्टिमम लाइट भी प्रेजेंट है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी ऑप्टिमम है, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। कब? कि अगर वो क्या हो, वेरी लो टेम्परेचर उसको मिले तो भी क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो एग्जांपल के थ्रू कैसे उन्होंने समझाया था कि कोई प्लांट है जिसमें ग्रीन लीफ प्रेजेंट है, और साथ साथ बात करें इसको लाइट भी क्या है, ऑप्टिमम मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी ऑप्टिमम है, ठीक है, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। कब? जब क्या है, बहुत लो टेम्परेचर है। ठीक है, जब हम उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या करते हैं, देते हैं, तो फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वही बताया था कि अगर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है मोर देन क्या है, वन फैक्टर से, तो इसकी रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस फैक्टर से जो नियरेस्ट किसके होता है, इट्स मिनिमम वैल्यू के क्या होता है, नियरेस्ट होता है। ठीक है, और यही फैक्टर है जो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, उस बायोकेमिकल प्रोसेस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, अगर उसकी क्वांटिटी क्या करें, हम चेंज कर दें। तो यहाँ पर भी देखो कि कोई प्लांट है जिसमें ग्रीन लीफ प्रेजेंट है, ऑप्टिमम लाइट है, ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर लो टेम्परेचर दें तो उस समय क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर लाइट के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें लाइट की जो क्वालिटी है, ठीक है, लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यूरेशन आप बात करते हो, एक्सपोजर टू लाइट, ठीक है, एक इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हो ना कि लाइट क्वालिटी की बात करें, लाइट की इंटेंसिटी की बात करें, जैसे इंटेंसिटी भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो 680 टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, ठीक है, उस पर आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसको आपने पढ़ा था। बाकी अगर हम बात करें जैसे ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बात करो, कितनी लाइट टाइम में, ड्यूरेशन में क्या है, लाइट क्या है, लीफ की सरफेस पे एक्सपोज हो रहा है। बाकी लाइट क्वालिटी की बात करो
ठीक है, ये सब किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है किसके बीच में, जो इंसिडेंट लाइट है और जो CO2 का फिक्सेशन रेट है उसके बीच में। किसके ऊपर, लो लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी पे अगर हम बात करें तो अगर जो इंसिडेंट लाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी देखने को मिलती है, हमें लीनियर देखने को मिलती है। ठीक है, देखो ये लाइट इंटेंसिटी है और ये क्या है आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो कब बताया, एट लो लाइट इंटेंसिटी पे हमें इंसिडेंट लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की जो रेट है उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन बात करें अगर हम हायर लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो बोला है कि द रेट डज नॉट फर्दर इंक्रीज बिकॉज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। अगर हम ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो रेट आगे फिर फर्दर इंक्रीज नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो बाकी जो अदर फैक्टर है वो कैसे हो जाते हैं, लिमिटिंग हो जाते हैं, या बोल सकते हो लिमिटिंग फैक्टर के जैसे बिहेव करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें लाइट के सेचुरेशन की तो लाइट का सेचुरेशन होता है एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। एंड 10% ऑफ फुल सनलाइट पे क्या होता है, लाइट का क्या होता है, पूरा सैचुरेशन हो जाता है। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, ये एक्सेप्शन किसके लिए है, एक्सेप्ट फॉर उन प्लांट्स के लिए है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शेड में या डेंस फॉरेस्ट एरिया में जिस पे ठीक है, तो क्या बताया, जो लाइट का सेचुरेशन है वो अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। यानी लाइट का सेचुरेशन कहाँ, जो 10% फुल सनलाइट है उसके ऊपर ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम ये एक्सेप्शन किसके लिए है, जो उन प्लांट के लिए है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शेड या डेंस फॉरेस्ट में। जैसे आपने पढ़ा डेंस फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, बड़े प्लांट्स के नीचे भी होते हैं, तो उनको लाइट प्रॉपर फॉल नहीं होती, तो उनको छोड़ के कुछ प्लांट क्या होते हैं शेडेड एरिया में होते हैं, तो उनकी बात छोड़ के बाकी अगर हम बात करें जो लाइट का सिचुएशन होता है वो कर करता है 10% ऑफ फुल सनलाइट पे। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट इज ए रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है किसमें, नेचर में। ठीक है, तो लाइट क्या होता है, रियली लिमिटिंग फैक्टर किस में होता है, नेचर में होता है। ठीक है, तो हम अगर हम बात करें हाई इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट, अगर लाइट इंसिडेंट लाइट को हम क्या करते हैं ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो होता क्या है, ब्रेक डाउन क्लोरोफिल, तो करता क्या है, क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन करेगा लीफ पे जाए। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगी, फोटोसिंथेसिस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो करता क्या है, वो ब्रेक डाउन करता है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल को जब ब्रेक डाउन करेगा तो फोटोसेंस की रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये है लाइट। लाइट एज ए कैसे लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, या बोल सकते हो कैसे फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें जो प्लांट क्या करता है, कैप्चर करता है, जो यूटिलाइज करता है सनलाइट को। ठीक है, तो जो प्लांट कैप्चर एंड यूटिलाइज करता है सनलाइट को, उसकी रेंज कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है, 400 to 700 नैनोमीटर होती है। जो प्लांट क्या करता है इसी रेंज की लाइट को क्या करता है, कैप्चर करता है और यूटिलाइज करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, PAR बोलते हैं। कि PAR का मतलब क्या हुआ, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो क्या बताया कि अगर हम बात करें प्लांट कितनी लाइट को क्या करता है, कैप्चर करता है या यूटिलाइज करता है सनलाइट को, उसकी रेंज कितनी होती है, 400 to 700 नैनोमीटर होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, PAR बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बारे में। तो कैसा काम करता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बोलो जो CO2 कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, वेरी लो
इन एटमॉस्फेयर कितना होता है 0.03 टू 0.04% होता है। बोला है कि अगर हम इंक्रीज अप टू 0.05%, जिसके बेसिस पे क्या होता है इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट, जिसके वजह से CO2 फिक्सेशन रेट इंक्रीज होगी। इसके आगे हम बात करें, ठीक है, इट बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, अगर इसके ज़्यादा ऊपर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा तो क्या करता है डैमेज करता है, ठीक है, अगर लॉन्ग पीरियड तक CO2 कंसंट्रेशन इसके बियॉन्ड लेवल पे बढ़ने लगा तो डैमेज करता है, फोटोसिंथेसिस रेट को क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। एट लो लाइट कंडीशन की बात करें C3 प्लांट में एंड C4 प्लांट में, ठीक है, ठीक है, अगर लो लाइट कंडीशन की बात करें C3 एंड C4 प्लांट में, ठीक, किसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं टू हाई CO2 कंजेशन को, ठीक है। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो क्या यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बात करें ज़्यादा है तो उस समय क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है इंक्रीज होती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा ना C4 प्लांट में हमें देखने को मिलता है। तो क्या बताया CO2 कैसा है आपका मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। CO2 का कंसंट्रेशन हम बात करें बहुत कम होता है एटमॉस्फेयर में, वो कितना होता है 0.03 टू 0.04%। इंक्रीज अगर हम बात करें कि 0.05% तक अगर इंक्रीज होता है इसका कंसंट्रेशन, जिसके बेसिस पे क्या होता है CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ेगा। इसके बाहर बात करें तो ये कैसा काम करेगा, ये डैमेज, ये बोला है इट बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड, अगर लॉन्ग टाइम तक CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो उस समय क्या करता है डैमेज भी करेगा लीफ फेरे को। कैसे करेगा, बोला है कि जो अगर लो लाइट कंडीशन की बात करें C3 एंड C4 प्लांट में तो किसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, हाई CO2 कंडीशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी है तो उस समय क्या कर होता है हमें क्या देखने को मिलेगा कि फोटोसेंस की रेट क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हम CO2 कंसनट्रेशन 0.5% अगर हम बात करें इंक्रीज करते हैं अप टू, तो हमें क्या देखने को मिलता है कार्बन जो CO2 फिक्सेशन बढ़ तो रहा है पर इसके बियॉन्ड बात करते हैं तो डैमेजिंग होता है अगर लॉन्ग पीरियड तक के CO2 कंसनट्रेशन बढ़ने लगे। अब क्यों डैमेजिंग होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह जब आप पढ़ोगे वहाँ बताया जाएगा कि CO2 कंसनट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है लॉन्ग टाइम तक पीरियड तक बढ़ता है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो डैमेज वगैरह करेगा, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। बस कुछ प्लांट में क्या होता है कि कुछ प्लांट में हमें क्या देखने को मिलता है, अगर CO2 का कंसंट्रेशन बियॉन्ड भी हो ना तो भी हमें क्या देखने को मिलता है कि एल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे आप बात करो कि जो क्या बोलते हैं जो टोमेटो है, जैसे C3 प्लांट में हम बात करते हो टोमेटो एंड बेल पेपर की, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला कि जब CO2 का कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं 0.5% अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, पर इसके बियॉन्ड की बात कर रहे हो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या करता है डैमेज करता है प्लांट को, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है डिक्रीज होती है। बस कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें क्या होता है कि जो CO2 बियॉन्ड बढ़ भी जाए ना तो भी क्या होता है फिर हमें क्या देखने को मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट होता है वो क्या होता है इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो कौन प्लांट है जैसे आप बात करते हो टोमेटो है बेल पेपर है, ये क्या शो करते हैं हाई फोटोसेंसिटिव रेट को शो करते हैं अंडर CO2 एनरिच इन्वायरमेंट में, ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। कभी कभार इस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, इन क्रॉप को हम कभी का नाम देते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस क्रॉप, ग्रीन हाउस क्रॉप क्या होंगे, मतलब ग्रीन हाउस क्रॉप ऐसे क्रॉप होंगे जो बियॉन्ड CO2 कंसंट्रेशन पे भी क्या करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है उसमें हाई देखने को मिलती है, ठीक है। जनरली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक नॉर्मल जो CO2 कंसंट्रेशन है जैसे आपने बोला कि 0.05% अगर हम CO2 कंसंट्रेशन क्या करें इंक्रीज करें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। इसके बाहर बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जैसे आप बोलते हो टोमेटो बेल पेपर, ये हाई CO2 कंसंट्रेशन में भी क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है इनमें इन्हांस देखने को मिलती है, ठीक है। और इस क्रॉप को हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप, और इस इफेक्ट को या इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। चलिए बात करते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट की। बोला है CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किससे इक्वल हो जाती है
रेट ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है। यानी CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इट इज द पॉइंट वेयर rate of photosynthesis equal to rate of respiration। CO2 कंपनसेशन पॉइंट किसको बोलते हैं, CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब हुआ ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाती है रेट ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है। यहाँ ओवरऑल हम बात करें, एनपीपी क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। अब एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट की होती है, ठीक है। जो प्लांट का बायोमास प्रोडक्शन होता है नेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसको हम इकोसिस्टम बारे में पढ़ेंगे जब 12th में आप आओगे तो एनपीपी के बारे में। फिर एनपीपी के बारे में हम पूरा नाम, एनपीपी मतलब क्या हुआ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक, जो प्लांट की होती है, प्लांट कितना बायोमास प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे एनपीपी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हम बात करें जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है किसके लिए, तो जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट की हम बात करें C4 प्लांट के लिए, यानी C4 प्लांट के लिए जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट होगा वो कितना होगा आपका, 0 to 10 ppm होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें C3 प्लांट के लिए जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट होगा वो कितना होगा, 25 to 100 ppm होता है। आपको स्टार्टिंग में जब C3 C4 प्लांट में डिफरेंस पढ़ा था आपने वहाँ पढ़ा था। तो CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें या रेट ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें वो इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे हमें एनपीपी जीरो देखने को, एनपीपी का मतलब क्या बताया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे आपको पता है ना, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोमास भी प्रोड्यूस करता है, साथ साथ प्लांट में रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है। तो आपने क्या बोला कि प्लांट, तो मतलब क्या हुआ कि जब जैसे आप बोलते हो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में बायोमास प्रोड्यूस करेगा वो क्या होता है, जीपीपी होता है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। उसका कुछ पार्ट प्लांट प्लांट रेस्पिरेशन में यूज करता है, ठीक है। तो उसको हम माइनस कर देना तो क्या मिलता है हमें, एनपीपी मिलता है। मतलब क्या हुआ कि प्लांट डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस से जितना बायोमास प्रोड्यूस किया वो क्या हुआ, जीपीपी हुआ। जीपीपी का मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ, ठीक है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो प्लांट जितना फोटोसिंथेसिस से बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है वो हुआ ना, तो प्लांट तो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो प्लांट कुछ इस बायोमास का यूज भी करेगा रेस्पिरेशन में। तो अगर हम रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल दें, ठीक है, तो क्या फॉर्म हुआ, हमें एनपीपी मिला, ठीक है। एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो वही बोला यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, जीरो होगा। जहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है। यानी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एनपीपी क्या होगा, जीरो होगा ना, ठीक है। कल एनपीपी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम 12th में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। आप इतना भी याद रख सकते हो कि CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके इक्वल हो जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो C4 प्लांट के लिए जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट है कितना है आपका, 0 to 10 ppm है। C3 प्लांट के लिए कितना है आपका, 25 to 100 ppm है। कितना है, 25 to 100 है, 10 नहीं है, 25 to 100 ppm है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 25 to क्या है, 100 ppm है, ठीक है। किसके लिए, C3 प्लांट के लिए। चलिए यहाँ पे फिर वही बात किया है, जो C4 प्लांट क्या शो करता है, जो सेचुरेशन शो करता है CO2 के लिए वो कितना करता है, अबाउट 360 ml लीटर इनवर्स। C3 प्लांट में कितना रिस्पॉन्ड करता है टू इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एंड सेचुरेशन सीन, कितने हमें देखने को मिलेगा, बियॉन्ड 450 मिलीलीटर ml लीटर इनवर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी हम बात करें तो जो हम बात करें करंट एबिलिटी होता है जो CO2 लेवल का, वो लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए होता है, C3 प्लांट के लिए। C4 प्लांट में मैंने बताया था ना कि CO2 क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर काम नहीं करता, ठीक है। तो C4 प्लांट में हम बात करते हैं जो सेचुरेशन होती है CO2 के लिए वो क्या शो करता है, अबाउट 360
ml लीटर इनवर्स। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड करता है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को, और सेचुरेशन में जो सीन होती है बियॉन्ड कितनी होती है 450 ml लीटर इनवर्स होती है। तो हम बात करते हैं जो करंट एबिलिटी होती है CO2 लेवल की, ठीक है, वो लिमिटिंग टू C3 प्लांट, ठीक है। तो C3 प्लांट में अगर CO2 कंसंट्रेशन कम है तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है कि लिमिटिंग फैक्टर के जैसे काम कर सकता है। और हायर जब होगा तो मैंने बोला ही था कुछ प्लांट क्या करते हैं हायर CO2 कंसंट्रेशन पे भी क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की रेट या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे आपने बोला था कि ग्रीन हाउस क्रॉप कौन है, टोमेटो है, बेल पेपर है, ठीक है। वो CO2 इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में क्या करते हैं हायर यील्ड देते हैं। इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो बोला जो डार्क रिएक्शन है, बोला बीइंग एंजाइमेटिक होता है, बोला है और टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस, ठीक है। तो जो डार्क रिएक्शन क्या होता है एंजाइमेटिक होता है और टेम्परेचर कंट्रोल होता है। हम बात करें टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस लाइट रिएक्शन पे, वो क्या होता है बहुत कम देखने को मिलता है। जो C4 प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर को और क्या शो करते हैं हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। क्या बताया कि जो C4 प्लांट है वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और क्या शो करते हैं हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। जब C3 प्लांट की बात करें उनकी का मच लोअर टेम्परेचर होता है, उनके लिए क्या होता है मच लोअर टेम्परेचर ही क्या होता है ऑप्टिमम होता है किसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अब C4 प्लांट के लिए कितना टेम्परेचर होता है वो मैंने ऑलरेडी बताया था पहले क्लास में, कितना होता है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। C3 प्लांट के लिए हम बात करें तो कितना होता है आपका 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ही टेम्परेचर नेसेसरी किसके लिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। बोला जो टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है प्लांट के लिए वो किस पे डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे। जो ट्रॉपिकल प्लांट है उनमें क्या होता है हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, देन द प्लांट अडॉप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। जो प्लांट किसके लिए अडॉप्टेड होते हैं टेम्परेट क्लाइमेट उनके कंपेरिजन में, ठीक है। तो टेम्परेचर का ऑप्टिमम होना प्लांट के लिए उस पर किस पे डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे होता है। जैसे जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है हाई टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम होता है। देन हम बात करें ऐसे प्लांट जो किस में होते हैं टेम्परेट क्लाइमेट पे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर स्ट्रेस की बेसिस क्या होगा एंड वाटर एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम कर सकता है। वाटर स्ट्रेस के बेसिस क्या होगा स्टोमेटा क्लोज होंगे, जिसके बेसिस पे क्या होता है CO2 की अवेलेबिलिटी क्या होगी रिड्यूस होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी डिक्रीज होगी। वाटर स्ट्रेस आल्सो क्या करता है विल्टिंग लीफ, लीफ में विल्टिंग शो होती है, जिसके बेसिस पे होता है रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, जिसके बेसिस लीफ की सरफेस एरिया क्या होती है रिड्यूस होती है। एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी भी क्या होगी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो वाटर भी क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर के जैसे काम करता है। और उसमें क्या होगा कि जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में होता है प्लांट तो उस समय क्या होता है स्टोमेटा बंद होंगे, स्टोमेटा बंद होंगे तो CO2 अवेलेबिलिटी क्या होगी कम होगी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी डिक्रीज होगी। वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में हमें और क्या देखने को मिलता है विल्टिंग लीफ, लीफ में विल्टिंग देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पे उसका सरफेस एरिया क्या होता है रिड्यूस होता है, ठीक है। और सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो क्या होगा उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या होगी रिड्यूस होगी। तो हम बात करते हैं इसकी फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी डिक्रीज होगी।